हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं बोरोन फैमिली के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोरेन्स की रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी। आज हम बोरोन हैलाइड कंपाउंड के साथ शुरू करेंगे। बोरोन हैलाइड कंपाउंड में BF3 आ जाएगा, BCl3 आ जाएगा, BBr3, Bi3 आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे हम IA लिख सकते हैं या फिर X लिख लो, सबको रिप्रेजेंट करेगा ये। यहाँ पे हमारे पास आगे X3 ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे ज्योमेट्री आती है। अगर स्टीरिक नंबर की बात करी जाए तो 3 आ रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, या फिर आप फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास 3 है, 3 मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम्स है डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे 3 आ गया। दैट मीन्स 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन आप पास आ रही है sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम प्रिपरेशन की बात करें, BF3, BCl3, BBr3 ये डायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर हो जाते हैं। ये क्या है? डायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर हो जाएंगे। मींस बोरोन की रिएक्शन हैलोजन के साथ होगी, कुछ कंडीशंस दी होंगी टेम्परेचर प्रेशर की। आपको यहाँ पे BX3 मॉलिक्यूल मिल जाएगा, बट Bi3 मॉलिक्यूल डायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर नहीं होता है। नेक्स्ट फर्दर हम ये रिएक्शन देखते हैं। B2O3 की रिएक्शन हो रही है कैल्शियम फ्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो BF3 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब आपको ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। BF3 की रिएक्शन हो रही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड का सोर्स है। सबसे पहले क्या मिल जाएगा आपको? B2H6 मिल जाएगा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। B2H6 मिल जाएगा। अब B2H6 की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ। केज डिग्रेडेशन रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं जिसको। हमें BOH का थ्राइस मिलता है, और अगर इसकी हीटिंग करें तो हमें बोरोन ऑक्साइड मिलता है, B2O3 मिलेगा। और इसकी रिएक्शन कैल्शियम फ्लोराइड के साथ कराई जाए तो हमें BF3 मिल जाएगा। मींस यहाँ पे जो प्रिपरेशन कर रहे थे B2O3 के साथ कर रहे थे। अब B2O3 कहाँ से प्रिपेयर होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। मींस डायरेक्टली आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, या फिर आपको रिएक्शन पूछी जाए तो कुछ ऐसे भी पूछी जा सकती है। पहले बोरोन ऑक्साइड की प्रिपरेशन देखी हमने, फिर हमने उसकी रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम फ्लोराइड के साथ। ठीक है। नेक्स्ट अब इसकी ये जो मॉलिक्यूल है इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, क्योंकि बोरोन के पास अगर हम बात करें, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, BF3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। बोरोन के पास यहाँ पे वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब बोरोन का ऑक्टेट आपको कंप्लीट नहीं दिख रहा है, 6 सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करेगा? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। BF3 मॉलिक्यूल या फिर BX3 मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। पाई इंटरेक्शन होगी जिसकी वजह से ये अपनी नीड को थोड़ा बहुत पूरा कर लेता है। अब बैक बॉन्डिंग कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, ये देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पाई इंटरेक्शन मिल रही है, 2p इंटरेक्शन मिलेगी। यहाँ पे अगर देखें 2p 3p इंटरेक्शन मिलेगी। अगर यहाँ पे देखें 2p 4p इंटरेक्शन मिलेगी, और अगर यहाँ पे देखें 2p 5p इंटरेक्शन मिलेगी। अब जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे लोब्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होगा। अगर ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होगा तो पाई इंटरेक्शन उतने अच्छे से नहीं होगी, और अगर पाई इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो रही है दैट मीन्स बैक बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हो रही है। Bi3 मॉलिक्यूल में लेस बैक बॉन्डिंग होगी। अगर बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा BF3 मॉलिक्यूल में होगी, क्योंकि यहाँ पे 2p इंटरेक्शन हो रही है। जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंपेरेबल साइज के हैं। ठीक है, यहाँ पे देख फिर उसके बाद BCl3 आएगी। जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है। और अगर बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, अब यहाँ पे बोरोन तो इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं हम जनरली उनको क्या बोलते हैं? दे कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। ये किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, अब
लुईस एसिड की तरह कौन ज्यादा बिहेव करेगा? ऑब्वियस सी बात, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा नीड है। मींस जहां पे बैक बॉन्डिंग कम हो रही है वो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, लुईस एसिडिटी उसकी ज्यादा होगी। सो बैक बॉन्डिंग और एसिडिटी का इनवर्स ऑर्डर आ जाएगा। देखो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, अच्छे से बैक बॉन्डिंग हो रही है, दैट मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की भूख है वो कम हो रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की भूख कम हो रही है दैट मीन्स इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। ठीक है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है। सो अगर एसिडिटी का ऑर्डर देखा जाए, बेसिकली हम लुईस एसिडिटी की बात करते हैं, तो Bi3 की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कम है। देन आपके पास BbR3 आ जाएगा, देन आपके पास BCl3 आ जाएगा, देन आपके पास BF3 आ जाता है। सो नेक्स्ट हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखेंगे। बॉन्ड लेंथ और बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। सो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा, Bi3, देन आपके पास BbR3, देन आपके पास BCl3 एंड BF3। अब बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्या बोलते हैं कि दे कैन एक्ट एज अ हार्ड एसिड और अ सॉफ्ट एसिड। सो जहां पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा होती है वहां पे उनको हम बोलते हैं कि दे कैन एक्ट एज अ हार्ड एसिड। मोर बैक बॉन्डिंग मीन्स एसिड किसकी तरह बिहेव करेगा? हार्ड एसिड की तरह। और जहां पे कम बैक बॉन्डिंग होगी वहां पे वो सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करेगा। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो BF3 हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है, बाकी ये तीनों जो हैं वो सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करते हैं, सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास ये रिएक्शंस आ रही हैं। सो इसमें हमने हार्ड इंटरेक्शन और सॉफ्ट इंटरेक्शन देखनी होती है कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया बैक बॉन्डिंग जहां पे ज्यादा होगी वो हार्ड एसिड की तरह बिहेव करेगा, हार्ड लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। और बेस के केसेस में हम साइज देखते थे, अमाइंस की अगर बात करी जाए तो अमाइन का साइज अगर इंक्रीज है तो वो सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर साइज छोटा है तो वो हार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा। सो यहाँ पे ये NH3 स्मॉल साइज का है, हार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर हार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे इजिली एडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हार्ड इंटरेक्शन है, एडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, बट अगर सेम रिएक्शन हम BCl3 के साथ करना चाहें तो BCl3 और NH3 यहाँ पे यील्ड बहुत कम मिलेगी आपको। यहाँ पे क्या है, यील्ड वेरी लो। ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यील्ड बहुत कम है। सो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, एडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है, इस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे आपको रिएक्शन कुछ ऐसी मिलेगी, मींस आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सो BNH2 का होल थ्राइस मिलता है आपको। नेक्स्ट अब आपके पास ये मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड है, जहां पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां पे थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। अगर सबसे ज्यादा देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होगी, BF3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखें सो 2p2p इंटरेक्शन है। पहले हमने बैक बॉन्डिंग लॉब्स के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा था। सो यहाँ पे भी 2p2p इंटरेक्शन है, यहाँ पे भी 2p2p इंटरेक्शन होगी, और यहाँ पे भी 2p2p इंटरेक्शन होगी। अब इससे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम देख सकते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, देन आपके पास ऑक्सीजन की होगी, देन आपके पास नाइट्रोजन की होगी। मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। नाइट्रोजन इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, देन एज कंपेयर टू फ्लोरीन, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करेगा उतनी ही ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। सो बैक बॉन्डिंग भी किसके केस में ज्यादा होगी, जहां पे हमें ये लिगेंड दिए हुए हैं नाइट्रोजन, वहां पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन।
ठीक है। सो अगर बैक बॉन्डिंग देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर लिख लेते हैं। बैक बॉन्डिंग कहाँ पे मिल रही है हमें ज्यादा, NBNH2 का थ्राइस, देन BOR का थ्राइस, देन आपके पास BF3 होगा। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतनी ही ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपको सेम मिल जाएगा। ये हमने देखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे हमने ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। नेक्स्ट अब हम कुछ रिएक्शंस करते हैं। देखो अब यहाँ पे रिएक्शंस जब करनी है बोरोन हैलाइड की, तो हम हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन को देख के करते हैं। अगर यहाँ पे देखें हम, BF3 बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, दैट मीन्स इट कैन एक्ट एज अ हार्ड लुईस एसिड। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, हार्ड लुईस एसिड की तरह। NMe3 बेस के केस में हम साइज देखते हैं, साइज अगर अमाइंस का बड़ा होगा तो वो सॉफ्ट लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, सॉफ्ट लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्शन हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी। तो अगर एडक्ट की फॉर्मेशन करना चाहें, यहाँ पे बेसिकली क्या हो सकता है, एडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, एडक्ट की फॉर्मेशन। और एडक्ट की फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अगर आपको सॉफ्ट इंटरेक्शन मिल रही है या फिर हार्ड इंटरेक्शन मिल रही है, तो वहां पे एडक्ट की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, ठीक है। एडक्ट की फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हार्ड इंटरेक्शन के ऊपर या फिर सॉफ्ट इंटरेक्शन के ऊपर। यहाँ पे तो आपको हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन मिल रही है। अगर यहाँ पे देखें तो ये सॉफ्ट एसिड है, ये भी सॉफ्ट बेस है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट बेस है। अब ये स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रही हूं मैं, सॉफ्ट बोल रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये भी सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है, ये भी सॉफ्ट एसिड है एंड ये सॉफ्ट बेस है। यहाँ पे एडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। अब किसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कहाँ पे एडक्ट की फॉर्मेशन मींस रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी उतना ही जल्दी एडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो अगर हम एडक्ट की फॉर्मेशन का ऑर्डर देखें, BI3 में एडक्ट की फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगी, या हम रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा होगी। देन आपके पास BBR3 आ जाएगा, R3N। यहाँ पे सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है, और जितनी ज्यादा सॉफ्टनेस होगी उतनी ही अच्छे से एडक्ट की फॉर्मेशन होगी, अगर सॉफ्ट इंटरेक्शन की हम बात करें तो, ठीक है। आपके पास आ जाएगा यहाँ पे BCl3 NMe3, देन आपके पास आ जाएगा BF3 NMe3। अगर हम बात करें BCl3 की, मैंने बोला कि यहाँ पे BCl3 और NH3 के केस में एडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ये यील्ड बहुत कम है। क्यों कम थी, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रही है। यहाँ पे अगर BCl3 की बात करें तो ये सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और NH3 की बात करें तो ये हार्ड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे अब जो इंटरेक्शन है वो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से इनकी यील्ड बहुत कम होगी और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बोरोन हैलाइड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे BB बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे B2 BBr4 आ गया, B2 Cl4 आ जाएगा, B2F4 आ जाएगा। मींस यहाँ पे आपको BB बॉन्ड्स मिलेंगे। अब प्रिपरेशन देखते हैं सबसे पहले। प्रिपरेशन BCl3 की रिएक्शन हो रही है HD के साथ, तो आपको यहाँ पे B2Cl4 मिलेगा, और इस वाली रिएक्शन में हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे Cl2 को एक्सचेंज करेगा फ्लोरीन, और आपके पास मिल जाएगा B2F2, और साथ में यहाँ पे AgCl निकलता है। AgCl प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकलता है, और अगर प्रेसिपिटेट के कलर्स की बात करी जाए तो ये व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट अब कुछ रिएक्शंस देखते हैं हम इनकी। B2Cl4 की रिएक्शन अगर अमाइंस के साथ हो रही है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, Cl की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी NR2 के साथ,
यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन होगी, B2OR का ट्वाइस आ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट अब हम थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं। सो जहाँ पे बोरोन BB बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये जैसे प्रीवियस कॉन्सेप्ट लगाया हम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस केस में भी क्या होगा कि अब आप देख सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ पे 2p 3p इंटरेक्शन हो रही है, यहाँ पे देखिए तो 2p 2p इंटरेक्शन हो रही है, यहाँ पे भी 2p 2p इंटरेक्शन हो रही है, और यहाँ पे भी 2p 2p इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, सो ऑर्बिटल वाले कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चल गया 2p 3p ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी। और अगर बैक बॉन्डिंग सबसे कम है दैट मीन्स ये लीस्ट स्टेबल है, रिएक्टिव ज्यादा होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, मोर रिएक्टिव। थर्मल स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा होगा। देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछे जा सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। या फिर आपसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा जा सकता है, जहां पे थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, सो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। देन अब हमें इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो इन तीनों के बीच में हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर से वाले कॉन्सेप्ट से कंपैरिजन कर सकते हैं, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट से कंपैरिजन कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लगता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम्स की ज्यादा होगी, सराउंडिंग एटम्स की ज्यादा है, तो होमोलुमो गैप भी ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा, होमोलुमो गैप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हमने देखा था, होमोलुमो गैप किसके ऊपर डिपेंड करता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता था। होमोलुमो गैप भी ज्यादा होगा। अगर होमोलुमो गैप इंक्रीज करेगा तो बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। सो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की अब सबसे कम है, दैट मीन्स इसकी डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। सो स्टेबिलिटी B2NH2 का 4 इसकी सबसे ज्यादा होगी। देन आपके पास B2OR का 4 आ जाएगा, देन आपके पास B2F4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, देन आपके पास B2Cl4 आ जाएगा। अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहो तो इजीली कर सकते हो, इससे उल्टा होगा। थर्मल स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हो, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। सो नेक्स्ट हम बोरोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। पहला कंपाउंड हमारे पास बोरिक एसिड आता है। सो यहाँ पे स्टीरिक नंबर देखें तो 3 स्टीरिक नंबर आ रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है मींस 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। सो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 होगी, ठीक है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है दैट मीन्स ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब यहाँ पे बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके सराउंडिंग में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। सो तो ये बिहेव कर सकता है लुइस एसिड की तरह, ये बिहेव करेगा लुइस एसिड की तरह, बट इसको हम वीक लुइस एसिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये थोड़ी देर बाद देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, 2p2p इंटरेक्शन से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। सो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की जो नीड है उसको थोड़ा सा कम करेगा। फर्दर हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। सो बोरेक्स से प्रिपरेशन करी जाती है, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। सो यहाँ पे आपको BOH का थ्राइस मिल जाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स प्लस Na2SO4 एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट अगर हम BOH थ्राइस की रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ करना चाहे सो प्रोडक्ट हमें BOH4 नेगेटिव मिलता है। अब इसको हम
वीक बेस क्यों बोल रहे हैं, वीक एसिड क्यों बोल रहे हैं? अगर BOH थ्राइस की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं, यहां पे हमें BOH4 मिलता है नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मीन्स अब ये H पॉजिटिव दे तो रहा है, इस रिएक्शन में हमें H पॉजिटिव मिल तो रहा है, बट H पॉजिटिव ये वाला हाइड्रोजन नहीं, ये वाला प्रोटॉन नहीं जा रहा है, ये वाला प्रोटॉन, बोरिक एसिड अपना प्रोटॉन नहीं दे रहा है, यहाँ पे वाटर से हमें प्रोटॉन मिल रहा है। दैट मीन्स ये वीक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब ये प्रोटॉन डोनर नहीं है, इसीलिए हम इसको ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं बोल सकते। ठीक है, सो बेसिकली ये रिएक्शन कैसे हो रही है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये इजीली अटैक कर देगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये वाली रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोटेक्टिंग रिएजेंट के बारे में। ठीक है, कि कौन से ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से प्रोटेक्टिंग रिएजेंट यूज करते हैं। यहाँ पे आप एक बात याद रखो कि अगर OH को प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे, सो हम ग्लाइकोल से प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, सिस ग्लाइकोल से प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे हमने सिस ग्लाइकोल यूज किए हैं। OH हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसके अगर 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, सो ये यहाँ पे ये जो OH यूनिट है इनकी प्रोटेक्शन हो जाएगी और आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इनको हम इजीली डीप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। वो सब कुछ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है BOH3 मॉलिक्यूल के बारे में कि ये मोनोबेसिक है या ट्रायाबेसिक है। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है कि हम देखते हैं कि 3 OH यूनिट लगे हुए हैं, दैट मीन्स वो ट्रायाबेसिक होगा। बट यहाँ पे ये तीनों OH जो है वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। सो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से ये तीनों OH सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे हैं। अगर सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि बोरिक एसिड जो है वो मोनोबेसिक की तरह बिहेव करता है, ट्राइबेसिक की तरह बिहेव नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास बोरेट्स, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम ऑर्थोबोरेट के साथ। ऑर्थोबोरेट में जर्नल फॉर्मूला आता है आपके पास BO3 और इसके ऊपर चार्ज हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसकी बोरोन की वैलेंसी देखो 3 है, +3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 आ जाएगी, -2 × 3 6 आ जाएगी। सो ये कितना आ रहा है? -3 आ रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज आपके पास -3 होगा। ठीक है, सो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें। अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये बोरोन यहाँ पे। और अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखें ऑर्थोबोरेट्स के, -3 है चार्ज है, सो उसको कौन सा मेटल स्टेबलाइज कर सकता है? एल्यूमिनियम। सो AlBO3 आ सकता है, या फिर आपके पास Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में BO3 आ सकता है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास पायरोबोरेट। पायरो का मतलब क्या है कि कोई यहाँ पे मान लो एलिमेंट लगा हुआ होगा, देन ऑक्सीजन देन एलिमेंट, ये पायरो यूनिट आ गया। मींस यहाँ पे एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्या करो BO3 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा? B2O6 आ जाएगा। अब एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है तो इसीलिए हम क्या करेंगे? -1 कर देंगे। सो यहाँ पे आ गया आपके पास B2O5। अब चार्ज देखना है, सो यहाँ पे 6 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -4, तो पूरा चार्ज आ गया आपके पास -4। ठीक है, सो स्ट्रक्चर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास बोरोन होगा, पायरो है तो ऑक्सीजन आ जाएगा, देन बोरोन आएगा और O नेगेटिव, O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव आ गया, O नेगेटिव आ गया।
हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 होगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन +2 sp2 ही होगी और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आ सकते हैं आपके पास, Mg2 4 नेगेटिव चार्ज है, B2O5 आ सकता है, या फिर Ca2B2O5 आ सकता है। सो क्वेश्चन क्या दिया होगा, ये आपके पास कंपाउंड्स दिए होंगे, आपको बताना है कि उसमें से पायरोबोरेट कौन सा है या फिर आइथोबोरेट ऑर्थोबोरेट कौन सा है, या फिर आपसे पूछा गया होगा कि ऑर्थोबोरेट का एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, सो आपको जर्नल फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए, या फिर यहाँ पे आप कोबाल्ट भी लिख सकते हो 2B2O5। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेटाबोरेट। मेटाबोरेट्स की 2 टाइप्स आती हैं, एक आता है लीनियर और एक आता है साइक्लिक। सो लीनियर में अगर जर्नल फॉर्मूले की बात करी जाए तो आपके पास आएगा BO2, ठीक है। और अगर चार्ज की बात देखें हम, सो यहाँ पे बोरोन 3 -4 होगा विच इज इक्वल टू -1, सो चार्ज -1 आएगा। सो इसको हम कैसे लिख सकते हो आप, -n, अगर यहाँ पे नीचे n है तो ऊपर -n लिखोगे, वैसे ही इसका भी जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि B2O5 अगर यहाँ पे n है तो -4n आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर लीनियर होगा, और अगर इसके कुछ एग्जांपल्स देखे जाए तो अगर हम सिर्फ BO3 की बात कर रहे हैं तो चार्ज ऊपर -1 आएगा। -1 को स्टेबलाइज करने के लिए मींस अब आपको ऐसा मेटल देखना पड़ेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो। सो आपके पास आ सकता है NaBO2, या फिर लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 है, सो LiBO2। नेक्स्ट हम साइक्लिक मेटाबोरेट की बात करेंगे। सो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं B3H6 का, B3O6 का, बोरेट मतलब बोरोन और ऑक्सीजन, O6 का। सो सबसे पहले चार्ज देखेंगे हम, यहाँ पे 3 × 3 9 आ जाएगा, 9 और -12 आ जाएगा। सो चार्ज अगर देखें -3 होगा। सो यहाँ पे भी एग्जांपल ले लेते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम की, सो B3O6 आ जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो गैलियम B3O6, या फिर आयरन B3O6। स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। अगर हम साइक्लिक मेटाबोरेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे क्या आगे, 3 बोरोन आगे, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा, O नेगेटिव, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, सॉरी O नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम मिक्स्ड बोरेट के बारे में पढ़ेंगे। मिक्स्ड बोरेट्स के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सो मिक्स्ड बोरेट मतलब जहाँ पे बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी हो और sp3 भी हो। सो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास Na2B4O7 10H2O। इसको अब देखो, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी फॉर्म में पूछा जाएगा, बट इसको कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए इसको ऐसे लिखा हुआ है B4O5OH4। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नेगेटिव है, सो 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम आ गया आपके पास। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, B4 है, सो हमने B4 ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे OH4 है, सो OH4 लगा दो। अब ऑक्सीजन है तो इनके बीच बीच में ऑक्सीजन लगा दिए। ठीक है, अब 4 ऑक्सीजन हो गए, दैट मीन्स यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आएगा, 5 ऑक्सीजन आ गए। अब यहाँ पे देखो तो इस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन
sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। इस बोरोन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ। यहाँ पे देखें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पे देखें तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। मींस एक ही मॉलिक्यूल में अब बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी आ रही है और sp2 भी आ रही है। तो ये किसका एग्जांपल आ गया? मिक्स बोरेट का। सो इस बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट आता है पर ऑक्सोबोरेट। पर ऑक्सोबोरेट मतलब यहाँ पे यूनिट क्या मिलेगा आपको? कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, देन ऑक्सीजन, देन कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा। मींस ये ब्रिजिंग में ऑक्सीजन आपको मिल रहे हैं। सो इसका एग्जांपल देते हैं B2O4OH का 4 2 नेगेटिव, या फिर इसको किसी मेटल के साथ बैलेंस करके आपको दिया हुआ होगा। यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यूनिट तो आपको पता चल गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यूनिट होगा। यहाँ पे बोरोन आ गया, देन अगेन ऑक्सीजन होगा एंड ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे बोरोन आ गया। अब यहाँ पे OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है और OH लगा हुआ है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये मिक्स बोरेट का एग्जाम्पल नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा हुआ है। सो आपको कुछ ऐसे भी दिया जा सकता है, देखो B2O8H4 2 नेगेटिव। ठीक है। सो अगर ऐसे दिया होगा तब तो आप इजीली कर सकते हो, बट ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब नेक्स्ट हमने देखते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ BH4 नेगेटिव विद मेटल्स। बोरोन हाइड्राइड के मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे हैं। सो डिफरेंट मेटल के साथ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो सकते हैं। जो मेनली मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में वो वेनेडियम है, जिरकॉनियम है एंड एल्यूमिनियम है। ठीक है। अब इन कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो बॉन्डिंग के ऊपर कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है, या फिर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है, या फिर जो मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ये स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि H1 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बताओ, या फिर B11 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बताओ। ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस है यहाँ पे ब्रिजिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है। यहाँ पे ब्रिजिंग मिलेगी आपको देखने को। अब ये ब्रिजिंग सिंगली ब्रिजिंग भी हो सकती है, डबली ब्रिजिंग भी हो सकती है और ट्रिपली ब्रिजिंग भी हो सकती है। ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सिंगली ब्रिजिंग हो रही है या फिर डबली ब्रिजिंग हो रही है या फिर ट्रिपल ब्रीजिंग हो रही है। तो ये मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रिजिंग कौन सी है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टोटली मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो एल्यूमिनियम है वो डबली ब्रिजिंग शो करेगा, जो जिरकोनियम है वो ट्रिपली ब्रिजिंग शो करेगा, एंड जो वेनेडियम है वो सिंगली ब्रिजिंग शो करेगा। ठीक है। हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मींस अगर आपके पास दिया हुआ है Al BH4 का थ्राइस, अब इस कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे? हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये डबली ब्रिजिंग में इन्वॉल्व है। डबली ब्रिजिंग का मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम आएगा और यहाँ पे जो ब्रिजिंग बॉन्ड होंगे बोरोन के साथ वो 2 होंगे। बस ये डबल ब्रिजिंग का मतलब है। अब 3BH4 यूनिट है तो यहाँ पे क्या लगा दो? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। नेक्स्ट अब ये दूसरा वाला यूनिट लिख दिया हमने, हाइड्रोजन। ये अब BHB बॉन्ड होंगे मतलब 2। डबली ब्रिजिंग का यही मतलब है। ठीक है। लाइकवाइज यहां पे भी आपको H आ गया, H आ गया। बोरोन के साथ ये 2 ब्रिजिंग यूनिट आ गए और बाकी हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोजन आएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इजिली हम बता सकते हैं।
देखो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आगे। सो डबली ब्रिजिंग है, मींस आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 into 3 विच इज इक्वल टू 6। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है बट प्रैक्टिस के बाद। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, बॉन्ड्स कितने आगे, यहाँ पे बॉन्ड्स बोल रही हूं मैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी 6 आए हैं और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी आपके पास 6 आए हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 12 आ गए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 आ गया। अब स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हायर टेम्परेचर पे पूछा जाएगा, या रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा। सो आपको पता ही है कि रूम टेम्परेचर या उससे ज्यादा टेम्परेचर पे कोई कंपाउंड जो है फ्लेक्सिगोनियल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, मींस यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये रिजिड स्ट्रक्चर, अब रिजिड नहीं है। ठीक है, एक्सचेंज कर रहे हैं पोजीशन। दैट मीन्स यहाँ पे अगर सिग्नल्स की बात करी जाए सो H1 NMR सिग्नल आपको एक ही मिलेगा, NMR सिग्नल आपको एक ही सिग्नल मिलेगा। ये जो टर्मिनल है ये ब्रिजिंग में कन्वर्ट होते रह रहे हैं। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या फिर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है टेम्परेचर, सो वहां पे फ्लक्सोनियल बिहेवियर मिलता है हमें कंपाउंड में, जिसकी वजह से H1 NMR सिग्नल जो है वो भी 1 मिलेगा, और V11 NMR सिग्नल की बात करें तो वो भी आपके पास 1 ही आएगा। NMR सिग्नल की बात करें तब भी आपको 1 ही मिलेगा। अब आपसे यहाँ पे स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा जा सकता है, B11 स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा जा सकता है, NMR। सो ये तीनों यूनिट एक जैसी ही हैं, तो आप कोई भी एक यूनिट उठा लो। सो हम ये वाला यूनिट उठा लेते हैं। अब इसके साथ वाले जो हाइड्रोजन है, अब वो उनका एनवायरमेंट सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। अब ब्रिजिंग और टर्मिनल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर है तो ये सेम ही बिहेवियर शो कर रहे हैं सारे हाइड्रोजन। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2ni+1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 आ गए, न्यूक्लियर स्पिन 1/2 +1, सो यहाँ पे ये 5 नंबर ऑफ लाइंस मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे आपके पास दिया हुआ है AlBH4 का 4। सब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे BHB यूनिट जो लगेंगे वो 2 लगेंगे, ये लग गए, बाकी तो आप इजीली ड्रॉ कर ही सकते हो। सो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऐसे यूनिट आ जाएंगे, BH4। सो डबली ब्रिजिंग होता है एल्यूमिनियम, ये मेनली आपको याद रखना है। फिर तो आप मतलब बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ करे भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, बोरोन आ गया, ये हमने 4 यूनिट्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है। डायरेक्टली आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 into 2 करके कर सकते हो, क्योंकि डबली ब्रिजिंग है तो 4 into 2 कर दोगे। अब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स निकालने हैं, तब भी डबली ब्रिजिंग है तो आप डायरेक्टली 4 into 2 कर सकते हो, 8 आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आएंगे। ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया AlBH4 के बारे में। सो क्वेश्चन मेनली आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में पूछा जाएगा, या 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के बारे में पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पे 8 ही आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, जिरकोनियम BH4 का थ्राइस दिया हुआ है।
सो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये ट्रिपली ब्रिज्ड है। ट्रिपली ब्रिज्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे BHB यूनिट जो आएंगे वो 3 आएंगे, 1, 2 एंड 3 यूनिट आ गए। बस बाकी तो आप इजिली कर सकते हो। एक हाइड्रोजन बचा यहाँ पे, 3 है, तो फिर से आप करोगे 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली लगा दो, ये एक बोरोन के साथ लगेंगे, बोरोन, देन यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन, 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 ये तीनों बोरोन के साथ लगे हुए हैं क्योंकि हमें BHB यूनिट जो है ये 3 चाहिए। सो ये हो गया H नेगेटिव। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आ गए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए। ठीक है, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 2 3 आएंगे, 3 आ गए। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 12 आ गए। कोऑर्डिनेशन नंबर जितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है वही डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर आप 9 लिख सकते हो। वैसे ही इसका ZR-Br4 का 4 इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है वेनेडियम के साथ भी जल्दी से देख लेते हैं। अगर इसका थ्राइस लिखे हम तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये सिंगली ब्रिज्ड है, मींस यहाँ पे बस BHB एक ही यूनिट आएगा, BHB एक ही यूनिट आएगा, यहाँ पे भी HB एक यूनिट आएगा, बाकी तीनों हाइड्रोजन हम यहाँ पे लिखा देंगे। सो यहाँ पे भी आप 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स काउंट कर सकते हो, 3 आ गए, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आ गए, 3, देन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 12 आ गए, और कोऑर्डिनेशन नंबर वेनेडियम की बात करी जाए तो 3 आएगा। इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, बोराजिन के बारे में पढ़ेंगे और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, BN। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।